हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने क्रिप्स मिशन 1942 पर चर्चा करेंगे। ये जो समय था जब क्रिप्स मिशन भारत आया वह द्वितीय विश्व युद्ध का काल था और जापान जो था वह लगातार ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों पर भारी पड़ रहा था या ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्रों को पराजित कर रहा था। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद उसने हांगकांग और फिलीपींस पर भी हमले किए और वहाँ भी ब्रिटिश सेना को उसने परास्त कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते जो जापानी सेना थी वह बर्मा तक आ गई और बर्मा के भी काफ़ी हिस्सों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उनके मन में यह डर था कि ये जो ब्रिटिश फौजें हैं भारत को भी कहीं अपने कब्जे में ना ले लें, क्योंकि भारत उनका काफ़ी बड़ा उपनिवेश था। तो इस परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया था कि बिना भारतीयों की सहमति लिए, चर्चिल ने बिना भारतीयों की सहमति लिए ही भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया था। इस बात का भारतीय नेताओं ने विरोध किया कि उनकी सहमति के बिना ही भारतीय सेनाओं को युद्ध में क्यों शामिल किया गया है, और विरोध स्वरूप जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जापानी सेना ने ब्रिटेन के सहयोगी अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी हमला कर लिया था, जिससे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, वो भी परेशान थे। इधर भारत में लगातार युद्ध में शामिल होने का यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीय नेता थे, कांग्रेस के सदस्य थे, वो सभी विरोध कर रहे थे। तो इन सभी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने और भारत में चल रही परिस्थितियों के मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने एक वरिष्ठ मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक कमीशन को भारत भेजा। इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इसे हम याद रखेंगे, यह कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। तो जो ये स्टैफर्ड क्रिप्स थे ये लेबर पार्टी के सदस्य थे और ऐसा माना जाता था कि ये लोग भारतीय स्वायत्तता के पक्षधर थे, भारतीय स्वशासन की मांग से कुछ सहानुभूति रखते थे। किंतु इस समय जो क्रिप्स भारत आए थे ये चर्चिल के नेतृत्व वाली गठबंधन युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे और इन्हें थोड़ा नेहरू जी का नज़दीकी भी माना जाता था। तो क्रिप्स के आने से कई लोगों को आशाएं थी, भारतीयों को भी, और ब्रिटेन सरकार ने भी इसी आशा के साथ भेजा था कि वह युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर लेंगे। तो क्रिप्स आए, उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रस्ताव थे जो रखे गए। मुख्य रूप से 3 प्रस्ताव रखे गए क्रिप्स के द्वारा। पहला जो प्रस्ताव था वह यह था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। दूसरे प्रस्ताव के अंतर्गत एक संविधान सभा के निर्माण का वादा किया जा रहा था, जिसके कुछ सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं से चुना जाएगा जबकि उसके बाकी के सदस्य देसी रियासतों से आएंगे, और देसी रियासतों से जो सदस्य आएंगे उन्हें वहाँ का जो शासक होगा वह नियुक्त करेगा। तीसरा जो इसका क्लॉज था वो क्या था कि कोई भी प्रांतीय विधानसभा या देसी रियासत यदि इस नए संविधान के साथ सहमत नहीं है तो वह अलग संविधान बना सकती है या आगे चल के भी इससे अलग हो सकती है। तो ये तो थे इसके प्रावधान। और इन सभी जो भी प्रस्ताव ये रखे जा रहे थे, इन सभी को युद्ध समाप्त होने के बाद लागू किए जाने की बात की जा रही थी। तो आइए देखते हैं कि कांग्रेस का इन प्रस्तावों पर क्या रुख रहा या आगे चल के अन्य दलों ने भी इस पर कौन सा रुख अपनाया और ये प्रस्ताव लागू हुए या नहीं हो पाए। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस ने ये जो पहला प्रस्ताव था, हम बारी बारी से सभी प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं। जो पहला प्रस्ताव रखा गया था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, तो याद करें हम 1929 का लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था या प्रावधान पारित किया गया था। और ये 1929 की बात है, जबकि 1942 में इतने सालों बाद ये अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं, तो भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे हैं। तो इसको तो कांग्रेस ने ऐसे ही सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज्य था। दूसरे जो उनका इस क्रिप्स प्रस्ताव का जो दूसरा जो पक्ष था संविधान सभा के निर्माण वाला, तो में जो विधानसभाओं से सदस्य चुने जाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन देसी रियासतों से जिन लोगों को लाने की बात की जा रही थी वह कौन नियुक्त करता? वहाँ का शासक। तो इस तरह से ये शासक की मनमानी वाले लोग होते, जनता का लोकमत का वहाँ कोई भी प्रावधान नहीं था, लोकमत की उपेक्षा की जा रही थी, इसलिए कांग्रेस ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। तो इस तरह से
हम देखते हैं कि इन दोनों प्रावधानों को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। अब जो तीसरा प्रावधान था, ये तो पूरी तरह से भारतीय एकता को और अखंडता को छिन्न भिन्न करने के लिए रचा गया था कि कोई भी जब भी प्रांतीय विधानसभा या देशी रियासत चाहे तो वह अपने लिए अलग संविधान बना लेगी या इससे अलग हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल लग रहा था कि भारत के विभाजन करने की तैयारी के साथ ही इस प्रावधान को रखा गया है। तो इस प्रावधान को तो कोई भी स्वीकार नहीं करता। तो इस तरह से उपरोक्त सभी प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया और इसे मुस्लिम लीग का भी समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, और ये जितने भी प्रस्ताव थे इनको कहा जा रहा था कि ये युद्ध समाप्ति के बाद लागू किए जाएंगे। तो इन प्रस्तावों को कांग्रेस ने तो अस्वीकार किया ही किया, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसे क्या चाहिए था? उसे तो अलग मुस्लिम राज्य चाहिए था, पाकिस्तान चाहिए था। लेकिन इस प्रावधान में, इस क्रिप्स प्रस्ताव में उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं की गई। अतः मुस्लिम लीग भी इससे खुश नहीं थी। अब जब सभी दलों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, किसी ने भी इस क्रिप्स जी के प्रस्ताव को जब समर्थन ही नहीं दिया तो विवश होकर इस मिशन की असफलता के साथ क्रिप्स वापस लौट गया और इस तरह से यह क्रिप्स मिशन जो था पूरी तरह से असफल या एक फेल मिशन हुआ। इस क्रिप्स मिशन से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जिसे हम जानेंगे। गांधी जी ने इसे एक पोस्ट डेटेड बैंक का चेक कहा था, उत्तर तिथीय चेक। ये वन लाइनर के लिए इम्पोर्टेंट है। इस मिशन के प्रभाव स्वरूप कांग्रेस ने तुरंत स्वराज्य की मांग की और अंग्रेजों से भारत छोड़कर चले जाने को कहा और कुछ ही समय बाद भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी गई। तो ये था क्रिप्स मिशन और उसका प्रभाव। हम अगली क्लास में एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर प्राप्त होगी जो आने वाली सभी परीक्षाओं में आपके लिए सहयोगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।